वाले हैं NIOS सोशल साइंस कोड 213 चैप्टर 4 क्लास 10th के लिए है, जिसका नाम है आधुनिक विश्व 2। आधुनिक विश्व 1 एंड प्रीवियस चैप्टर को आप प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स से, जो कि फर्स्ट टॉपिक है औद्योगिक क्रांति, जो कि हमने पहले भी थर्ड चैप्टर में पढ़ा था। औद्योगिक क्रांति 1750 में इंग्लैंड में शुरू हुई। यह संभव इसलिए हो सका क्योंकि अंग्रेज व्यापारियों ने विदेशी व्यापार के माध्यम से भारी धन इकट्ठा किया था और उसके उपनिवेश कच्चे माल की आपूर्ति के लिए सुरक्षित थे। तो औद्योगिक क्रांति कब शुरू हुई आपको याद रखना, 1750 में इंग्लैंड में शुरू हुई, क्योंकि अंग्रेज व्यापारियों ने विदेशी व्यापार के माध्यम से भारी धन इकट्ठा कर लिया था और उसके उपनिवेश कच्चे माल की आपूर्ति के लिए सुरक्षित थे। जो उसके उपनिवेश थे, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में भी बताया था, वीडियो में बताया था कि उपनिवेश का मतलब होता है शक्तिशाली देश जब कमज़ोर देश पर हुकूमत करते हैं। जैसे ब्रिटेन ने भारत पर करा था तो भारत उसका उपनिवेश बन गया था। तो इंग्लैंड अपने उपनिवेश यानी कि भारत से कच्चे माल लेता था। उपनिवेश तैयार माल के लिए संभावित बाजार के रूप में देखे जाते थे। उपनिवेश जो है किस लिए देखे जाते थे कि तैयार माल मिलेगा उनको, जैसे कि भारत से उनको रेडी माल मिलता था। इसके अलावा इंग्लैंड में कोयला और लोहा उद्योग को चलाने के लिए आवश्यक संसाधनों की विशाल राशि थी। इंग्लैंड में क्या था, कोयला था, लोहा उद्योग था, इसको चलाने के लिए संसाधन की विशाल राशि हुआ करती थी इंग्लैंड में। इस प्रकार पूंजीपतियों के लिए नई मशीनों के विकास में निवेश करने और अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से उत्पादन को गति मिली। फिर क्या करा, पूंजीपतियों ने मशीनों के विकास में अधिक पैसा निवेश करा, जिससे उनको अधिक लाभ मिला। अब मशीनों ने मनुष्य और पशुओं को उत्पादन के कार्य से हटा दिया। फिर मशीनों ने क्या करा, जब मशीनें आ गई तो मनुष्य और पशुओं का जो भी वो मनुष्य और पशुओं से उत्पादन करते थे, अब मनुष्य पशुओं को हटा दिया गया। अब मनुष्य द्वारा ही मशीनों द्वारा ही अब कार्य किया जाने लगा और उत्पादन बढ़ने लगा। नई मशीनरी से उत्पादन में सुधार हुआ, पर इसने समाज को दो भागों में बांट दिया। जब मशीन आ गई तो समाज दो भागों में बट गया था, एक तो पूंजीवाद में और एक मजदूर में। कि चाहे आप उस पूंजीवादी को आप पूंजीपति भी कह सकते हैं, पैसे वाला वर्ग हो गया एक, और एक वर्ग हो गया मजदूर। तो ये था औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति के दौरान हुए परिवर्तन, कौन कौन से परिवर्तन हुए थे औद्योगिक क्रांति के दौरान। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सूती कपड़ा उद्योग से हुई थी। ठीक है, तो किससे हुई शुरुआत, जो कि हमने पढ़ लिया था यहाँ पर 1750 में शुरुआत हुई। तो किससे शुरुआत हुई, सूती कपड़ा उद्योग से। रेल के जरिए खानों से बंदरगाह तक कोयला ले जाने के लिए भाप इंजन का इस्तेमाल जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया। तो जो रेल के जरिए खानों से बंदरगाहों तक जो कोयला ले जाया जाता था, वो भाप के इंजन द्वारा ले जाया जाता था, जिसका इस्तेमाल किसने करता था, जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था। लोहा अयस्क से इस्पात बनाने की प्रक्रिया का दूसरा चरण इस्पात निर्माण है। इस्पात निर्माण का उदय औद्योगिक क्रांति के दौरान हुआ। मेन बात इसमें यह है कि इस्पात निर्माण का उदय हो गया था इस क्रांति के दौरान। इस्पात का मतलब होता है स्टील। घोड़ा द्वारा चलाए जाने वाला करखा का आविष्कार कार्टराइट ने किया। अब घोड़े से जो करखा चलाया जाता था उसका आविष्कार भी हो चुका था और उसका आविष्कार किया कार्टराइट ने। सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने 1815 ईस्वी में कर लिया था। औद्योगिक क्रांति के दौर में इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी जर्मनी था। जब उस समय में औद्योगिक क्रांति हो रही थी इंग्लैंड के अंदर, उस समय में उसका जो कॉम्पिटिटर था, जो कंपटीशन करता था, वो कौन था, जर्मनी था। फिर है औद्योगिक क्रांति के प्रभाव क्या पड़े। उत्पादन में वृद्धि से वस्तु की उपलब्धता बढ़ गई। उत्पादन में जब वृद्धि हुई तो वस्तुओं की यूज़ करने लग गए अधिकतर लोग। उत्पादन में वृद्धि से निर्यात में वृद्धि होगी। जब उत्पाद बढ़ा तो निर्यात भी करने लगे। निर्यात का मतलब होता है वस्तुओं को एक जगह से दूसरे देश में बेचना। औद्योगिक क्रांति से नए सामाजिक वर्गों का उदय हो गया, जैसे मजदूर आ गए, पूंजीपति आ गए। अब आर्थिक मापदंड संबंधों का मूल्य सूत्र बन गया। अब आर्थिक मापदंड मापे जाने लग गए, पैसों के बारे में सोचा गया।
कि कितना सामान कितने रुपए में बेचा गया, ये सब। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप राज्य के प्रशासनिक कार्यों में वृद्धि हुई। जब औद्योगिक क्रांति हुई थी तब प्रशासनिक कार्य जो होते, जो देश का शासन चलाते हैं, उसके कार्यों में भी वृद्धि होने लग गई। नवीन अर्थशास्त्रियों ने पुरानी आर्थिक पद्धति के स्थान पर व्यापारिक स्वतंत्रता तथा उन्मुक्त व्यापार के सिद्धांत पर बल दिया। जो नए नए अर्थशास्त्री आए, नए नए इकोनॉमिस्ट आए, उन्होंने क्या करा, पुरानी आर्थिक पद्धति को छोड़ा और व्यापारिक स्वतंत्रता और उन्मुक्त व्यापार के सिद्धांत पर बल दिया, यानी कि व्यापार करने में स्वतंत्रता दे दी और एक उन्मुक्त व्यापार के सिद्धांत पर बल दिया कि अब इसमें कोई पाबंदी नहीं होगी व्यापार के लिए, व्यापार में कोई पाबंदी नहीं होगी। तो ऐसे सिद्धांत पर बल दिया नए अर्थशास्त्रियों ने, नवीन अर्थशास्त्रियों ने। फिर है प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या थे। आपको पता ही है 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। इसके कारण क्या थे। 28 जून 1914 को बोस्निया के सर्ब युगोस्लाव राष्ट्रवादी गैव्रिलो प्रिंसिप ने साराजेवो में ऑस्ट्रो हंगेरियन वारिस आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेस की हत्या कर दी थी। ठीक है, जिसके बाद ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर युद्ध की घोषणा कर दी। जब ऐसा हो गया, जब इनकी हत्या कर दी गई, तब ऑस्ट्रिया हंगरी ने मिलकर सर्बिया पर युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध में भाग लेने वाले केंद्रीय शक्तियों में ऑस्ट्रिया हंगरी, बुल्गारिया, जर्मनी और तुर्क साम्राज्य शामिल थे। वही मित्र देशों की शक्तियों में बेल्जियम, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, ग्रीस, इटली, मोंटेनेग्रो, पुर्तगाल, रोमानिया, रूस, सर्बिया और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल थे। और संयुक्त राज्य अमेरिका ने तटस्थता की घोषणा की, जब तक कि जर्मन पनडुब्बी ने अमेरिकी वाणिज्यिक शिपिंग को डुबा नहीं दी। तो ये कारण थे प्रथम विश्व युद्ध के। इसके परिणाम क्या हुए, प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम क्या हुए, आर्थिक परिणाम क्या हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने वाले देशों का बहुत अधिक धन खर्च हो गया। जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन ने अपनी अर्थव्यवस्था से प्राप्त धन का लगभग 60% हिस्सा युद्ध में ही खर्च कर दिया था। देशों को करों को बढ़ाना पड़ा और अपने नागरिकों से धन भी उधार भी लेना पड़ा। उन्होंने हथियार खरीदने तथा युद्ध के लिए आवश्यक अन्य चीज़ों हेतु भी अपार धन व्यय किया। इस स्थिति ने युद्ध के बाद मुद्रास्फीति को जन्म दिया। तो जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, तो प्रथम विश्व युद्ध के अंदर जिन जिन देशों ने हिस्सा लिया उनको बहुत पैसा उनका खर्च हुआ था इसके अंदर। और ब्रिटेन ने और जर्मनी ने अपना 60% हिस्सा युद्ध में ही खर्च कर दिया था। इससे उनको नागरिकों से भी उधार लेना पड़ा था। सेकंड पॉइंट है राजनीतिक परिणाम क्या हुए। प्रथम विश्व युद्ध ने 4 राजतंत्रों को समाप्त कर दिया था। रूस के सीजर निकोलस द्वितीय, जर्मनी के केसर विल्हेम, ऑस्ट्रेलिया के सम्राट चार्ल्स और ऑटोमन साम्राज्य के सुल्तान को पद छोड़ना पड़ा। तो ये 4 ऐसे थे जिनका राजतंत्र ही समाप्त हो गया था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व मानचित्र में परिवर्तन आ गया था। साम्राज्यों के विघटन के साथ ही पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया जैसे अन्य राष्ट्रों का उदय भी हो गया। जब साम्राज्यों का विघटन हो गया तो ये तीनों जैसे राष्ट्र उदय हुए। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस और रूस की सीमाएं भी बदल गई थी। थर्ड पॉइंट है सामाजिक परिणाम। विश्व युद्ध ने समाज को पूरी तरह हिला दिया। जन्म दर में गिरावट आ गई क्योंकि लाखों युवा मारे गए थे, यानी कि 8 मिलियन लोग लगभग मारे गए थे, लाखों घायल हो गए तथा कई अन्य विधवा और अनाथ हो गए। नागरिकों ने अपने जमीन को खो दिया, अन्य देशों की ओर प्रवास किया। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 8 मिलियन लोग का मतलब है 80 लाख लोग मारे गए। 80 लाख लोग लगभग मारे गए इसके अंदर। और बहुत से लोग अनाथ भी हो गए, विधवा हो गई बहुत सी औरतें इस युद्ध में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। फोर्थ है वर्सेल्स या वायसराय की संधि, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। 28 जून 1919 को वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर के साथ प्रथम विश्व युद्ध आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया। जब वर्साई की संधि हुई तब क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध एक हद तक समाप्त हो गया था। और वर्साई की संधि दुनिया को दूसरे विश्व युद्ध में जाने से रोकने का प्रयास थी। ये संधि इसलिए की गई
कि प्रथम विश्व युद्ध तो हो चुका है, ऐसा ना हो कि द्वितीय विश्व युद्ध भी हो। पर आपको पता ही है द्वितीय विश्व युद्ध भी स्टार्ट हो गया था। फिर द्वितीय विश्व युद्ध के कारण क्या थे? वायसराय की संधि। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विजयी मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के भविष्य का फैसला किया। जर्मनी को वायसराय की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था। तो जैसा कि आपको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध के अंदर वायसराय की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे कि द्वितीय विश्व युद्ध ना हो, और इसके अंदर जर्मनी को मजबूर किया गया था हस्ताक्षर करने के लिए। राष्ट्रसंघ की विफलता। राष्ट्रसंघ की स्थापना वर्ष 1919 में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में विश्व शांति को बनाए रखने के लिए की गई थी। आपको याद रखना है, एक राष्ट्रसंघ बना था, जैसे अभी के समय में यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संघ है अभी के समय में, वैसे ही राष्ट्रसंघ की स्थापना 1919 में की गई थी कि विश्व के अंदर शांति बनी रहे। वर्ष 1929 की महामंदी। वर्ष 1930 के दशक की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी ने यूरोप और एशिया में अलग अलग तरीकों से अपना प्रभाव डाला। जब 1929 की महामंदी हुई, यानी कि 1930 का दशक था, तब विश्वव्यापी यानी कि पूरे वर्ल्ड के अंदर आर्थिक मंदी ने क्या करा, यूरोप और एशिया में अलग अलग तरीकों से अपना प्रभाव डाल दिया था, यानी कि सभी इससे जूझ रहे थे। फासीवाद का उदय। प्रथम विश्व युद्ध के विजेताओं का उद्देश्य दुनिया को लोकतंत्र के लिए सुरक्षित करना था। युद्ध के बाद जर्मनी ने अन्य अधिकांश देशों की तरह लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया। फासीवाद का उदय हुआ। एक समय में ऐसा हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध में सब लोग चाहते थे कि इतना नुकसान हो गया है तो लोकतंत्र होना चाहिए पूरे विश्व के अंदर। तभी उसके बाद युद्ध के बाद क्या हुआ, जर्मनी ने अधिकतर देशों के साथ मिलकर और अधिकांश देशों की तरह लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया था। फिर है नाजीवाद का उदय। जर्मन नेशनल सोशलिस्ट नाजी पार्टी के नेता एडोल्फ हिटलर ने फासीवाद की नस्लवादी विचारधारा का प्रचार किया, और इसी समय में द्वितीय विश्व युद्ध के समय में नाजी ने यानी कि हिटलर ने, जैसा कि आपको नाम पता ही होगा, उसने नस्लवादी विचारधारा का प्रचार किया था। 6th पॉइंट है तुष्टीकरण की नीति। हिटलर ने खुले तौर पर वायसाय की संधि का उल्लंघन किया और जर्मनी की सेना तथा हथियारों का गुप्त रूप से निर्माण शुरू कर दिया। तो हिटलर ने क्या करा, खुले तौर पर वायसराय की संधि का उल्लंघन करा, यानी कि वायसराय की संधि को उसने नहीं माना कि आने वाले समय में युद्ध जैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उसने ऐसी बात नहीं मानी और जर्मनी की सेना और हथियारों का गुप्त रूप से निर्माण करना शुरू कर दिया। तो यही थे द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम क्या हुए? जन धन का भीषण संहार। द्वितीय विश्व युद्ध में जनधन की अधिक क्षति हुई, जैसा कि प्रथम विश्व युद्ध के अंदर हुई थी। इस युद्ध में दोनों पक्षों के 5 करोड़ से अधिक लोग मारे गए, जिनमें सर्वाधिक संख्या सोवियत की थी। तो इसके अंदर 5 करोड़ लोग भी दोनों पक्षों के मारे गए थे, 5-5 करोड़। और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान सोवियत को हुआ था, सोवियत संघ को, जिसको आज हम रूस के नाम से जानते हैं। लाखों लोग बेघर हो गए, जिससे पुनर्वास की समस्या बढ़ गई। लाखों यहूदियों की हत्या भी कर दी गई, घायलों की गिनती नहीं की जा सकती थी। इंग्लैंड में लगभग 2000 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति नष्ट हो गई थी। सोवियत संघ की संपूर्ण राष्ट्रीय संपत्ति का 1/4 भाग युद्ध की भेंट चढ़ गया। तो सोवियत संघ की जितनी भी संपत्ति थी, यानी कि रूस की जितनी संपत्ति थी, उसका 1/4 भाग तो उसका युद्ध में ही लग गया था। ठीक है, तो धन जन का भीषण जनसंहार हो गया था उस समय। सेकंड पॉइंट है औपनिवेशिक युद्ध का अंत। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सभी साम्राज्यवादी राज्यों को एक एक कर अपने उपनिवेशों से हाथ धोना पड़ा। उपनिवेशों में राष्ट्रीयता की लहर तेज हो गई। इसका मतलब यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हुआ तो पता चला जिन देशों ने उपनिवेशों पर कंट्रोल कर रखा था, जैसे कि इंग्लैंड ने भारत पर कर रखा था, तब क्या हुआ, उन्होंने अपने उपनिवेशों से हाथ धो बैठे वो, और उपनिवेशों में राष्ट्रीयता की लहर तेज हो गई। यानी कि उपनिवेश देश जो थे वो क्या ये सोचने लग गए कि हमें भी आज़ाद होना है, हमें आज़ाद होना है। स्वतंत्रता आंदोलन भी तेज हो गए, जैसे भारत के अंदर जैसा कि भगत सिंह द्वारा किए गए आंदोलन हुए, गांधी जी द्वारा किए गए, तो ऐसे आंदोलन तेज हो गए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद।
एशिया के अनेक देश यूरोपीय दासता से मुक्त हो गए। एशिया के जो बहुत सारे देश थे जिन पर यूरोप के देशों ने कंट्रोल कर रखा था, उनको गुलाम बना रखा था, वो देश क्या हो गए, आज़ाद हो गए। भारत भी अंग्रेजी दासता से मुक्त हो गया। जैसा कि आपको पता है 1947 में भारत आज़ाद हो गया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। थर्ड पॉइंट है फासीवादी शक्तियों का सफाया। युद्ध में पराजित होने के बाद धुरी राष्ट्रों के दुर्दिन आ गए, यानी कि बुरे दिन आ गए। धुरी राष्ट्रों के जर्मन साम्राज्य का बड़ा भाग उससे छिन गया, और एक जर्मन साम्राज्य का बड़ा भाग उससे छिन गया। इटली को भी अपने सभी अफ्रीकी उपनिवेश खोने पड़े। इटली ने भी अपने अपने अफ्रीकी उपनिवेश खो दिए। जापान को भी उन क्षेत्रों को वापस करना पड़ा जिन पर अपना अधिकार जमाए हुए था। जापान ने भी उन क्षेत्रों को दे दिया जिन पर जापान का अधिकार था। इन राष्ट्रों की आर्थिक सैनिक स्थिति भी दयनीय हो गई। साथ ही साथ राष्ट्रों की आर्थिक सैनिक स्थिति भी क्या होगी, दयनीय हो गई। तो इस तरीके से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद धीरे धीरे सभी उपनिवेश आज़ाद होते नजर आ रहे हैं। फोर्थ है साम्यवाद का तेजी से प्रसार। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सोवियत संघ के नेतृत्व में साम्यवाद का तेजी से प्रसार हुआ। जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया तो सोवियत संघ के अंदर साम्यवाद की लहर तेज हो गई। पूर्वी यूरोप के अनेक देशों, एशियाई देशों, चीन, उत्तर कोरिया इत्यादि देशों में साम्यवाद का प्रसार हुआ। बाद में क्या हुआ, कहाँ कहाँ साम्यवाद का प्रसार हुआ, पूर्वी यूरोप में, एशिया के देशों, चीन, उत्तर कोरिया में साम्यवाद का प्रचार हुआ। साम्यवाद का मतलब वो होता है जिसके अंदर सिर्फ एक ही पार्टी होती है या सिर्फ गवर्नमेंट का ही कंट्रोल होता है। इसके अंदर आप जनता को किसी भी कैंडिडेट को चुनने का अधिकार नहीं होता है। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का ये संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, उसके उद्देश्य। जैसा कि आपने अभी पढ़ा कि सब जगह प्रथम विश्व युद्ध के अंदर सभी देशों को नुकसान हुआ, बहुत से द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर भी हुआ, पर इन सब को रोकने के लिए जो एक संगठन बनाया गया, जैसे कि पहले भी बनाया गया था 1919 में, जो कि राष्ट्र संघ 1919 में बनाया गया था, वो जो कि कामयाब नहीं था। उसके बाद जो संगठन बनाया गया जो आज भी कामयाब है वो है संयुक्त राज्य संघ। तो संयुक्त राष्ट्र संघ जिसे यूएनओ कहते हैं आज भी है, और बड़े बड़े युद्धों को वो रोकने के काम आता है। जब कोई देश दूसरे देश पर आक्रमण करता है तब वो उसको रोकता है। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। सन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था, जो प्रथम विश्व युद्ध से अधिक भयंकर तथा विनाशकारी था। द्वितीय विश्व युद्ध से बड़े बड़े राष्ट्र भी घबरा उठे क्योंकि इसमें जनधन की बहुत हानि हो चुकी थी। 24 अक्टूबर 1945 तक विश्व के सभी बड़े राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र को स्वीकार कर लिया। 24 अक्टूबर ही संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना दिवस माना जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हो गई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। और क्यों की गई थी? ताकि विश्व के सभी देश आपस में ना लड़े या एक शक्तिशाली देश कमजोर देश पर आक्रमण ना करे, इसलिए इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हो गई थी, जो कि अभी भी है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के विरोधी तत्वों को रोकना और सामूहिक रूप में ऐसे कार्य करना जिनसे विश्व में शांति स्थापित हो सके। तो इसका काम क्या है? पूरे वर्ल्ड के अंदर यानी कि इंटरनेशनल तौर पे शांति और सुरक्षा को बनाए रखना और अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना। जैसे कि आपने देखा है जब कोई भी आतंकवादी संगठन किसी देश पर नुकसान पहुंचाता है तो यूएनओ ही ऑर्डर देता है देशों को कि उस पर हमला किया जाए। राष्ट्रों के मध्य मैत्री संबंधों को बढ़ाने के लिए उचित कदम बढ़ाना, साथ ही साथ राष्ट्रों के मध्य बीच में संबंध को बढ़ाने के लिए उचित कदम बढ़ाना ताकि राष्ट्र देश आपस में मिलकर रह सके। आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य मानवतावादी समस्याओं के समाधान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना। आर्थिक, सामाजिक और अन्य मानवतावादी समस्याओं में समाधान प्रदान करता है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। तो ये था संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में और ये पूरा चैप्टर अब यहाँ कंप्लीट हो गया। अगर आप इसके पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो टेलीग्राम पर शाहुल जॉन चैनल को फॉलो करें, आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।